नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द एकेडमिक रूट। माय नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड आई एम करेंटली डूइंग माई PhD फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो आज के इस वीडियो में हम रिसर्च प्रपोजल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एक बढ़िया रिसर्च प्रपोजल, एक इम्पैक्टफुल रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU और GNU में PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो उनके लिए एक जो रिसर्च प्रपोजल है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो कैसे उसमें जो कैसे एक इम्पैक्टफुल रिसर्च प्रपोजल हमें बनाना चाहिए कि हमारे जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएँ। सो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने जो भी रिसर्च प्रपोजल अभी तक बनाए हैं, मैंने जो भी DU से पहले जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इंटरव्यू दिए थे, सो वहाँ पे मेरे प्रपोजल सारे एक्सेप्ट हुए थे और वहाँ पे मुझे एडमिशन भी मिल गया था। सो आई कैन टेल यू कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि कैसे एक इम्पैक्टफुल आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, तो DU का जो नोटिफिकेशन एडमिशन का, PhD एडमिशन का, वो रिलीज़ हो चुका है एंड अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में हो सके थे तो DU अपना एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन कर सकती है। सो उसके पहले आप लोग ये रेडी रहिए कि एक जो प्रपोज़ल है, एक बढ़िया प्रपोज़ल है, वो हम रेडी करके रखें ताकि एडमिशन के टाइम पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो या ज़्यादा हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि अपने टॉपिक को और मजबूत करें उसके साथ साथ। सो आप इधर उधर बाकी सब वीडियोस पे उतना ध्यान मत दीजिए। तमाम वीडियोस हैं कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाएं, किसी में कुछ अलग दिया रहता है, किसी में कुछ अलग दिया रहता है। सो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊँगा, आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रपोजल है वो बनाइएगा और आई एश्योर यू कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में उसको डिनाई नहीं किया जाएगा और वो वैलिड रहेगा हर जगह। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रपोज़ल को हमें बनाना है। आइए अब देखते हैं हमें प्रपोज़ल आखिर बनाना कैसे है DU के लिए। पहले आप लोगों को सभी को पता होगा जो आपका फर्स्ट पेज होगा वो कवर पेज होगा, यानी कि जो भी आप अपना प्रपोज़ल बनाएंगे उसका फर्स्ट पेज ही आपका उस पे जिस पे आपका टॉपिक मेंशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा विद इन मॉरिशस ऑन इट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, अ स्टडी बिटवीन 2000 एंड 2024। ये एक आपका सैम्पल प्रपोज़ल है कि आपको समझने के लिए एक सैम्पल प्रपोज़ल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहले आपका सबसे ऊपर आपका टाइटल आएगा बोल्ड लेटर्स में और उसके बाद आपका DU का जो लोगो होगा वो आएगा एंड इट्स सिंपल सिनॉप्सिस फॉर PhD एडमिशन और रिसर्च प्रपोजल। और फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ का है तो वहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। और ये आपका बेसिकली ये कवर पेज होगा, फर्स्ट पेज जो आपका होगा। उसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको जो भी आप रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे दे रहे हैं या जो भी आप वहाँ पे रिसर्च अपना प्रपोज्ड कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट देना होगा, उसका एक बैकग्राउंड देना होगा कि ये जो हम प्रपोज़ल जो हम आपके पास सबमिट कर रहे हैं उसका एक क्या कॉन्टेक्स्ट है, हम ये क्यों कर रहे हैं और उसमें जो इसके पहले जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी रिसर्च हुआ है हमारे फील्ड में उसमें क्या क्या ऐसी खामियाँ हैं, क्या क्या ऐसी गैप्स है जिसको हम एड्रेस करने वाले हैं अपने प्रपोज़ल में। ये इंट्रोडक्शन आपका 1 या 2 पेज का हो सकता है, ट्राई कीजिएगा 2 पेज का, ये काफ़ी शॉर्ट है आपको समझाने के लिए, बट ट्राई कीजिएगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो 2 पेज में आप उसको कवर करें। फिर हम आपका सेकंड आपका जो आपका पार्ट आएगा वो रहेगा लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में आई विल सजेस्ट कि आप लोग थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू को जो है उसको अडॉप्ट करें। यानी कि थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू में ये होता है कि आप जो भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड उसको हम थीम्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें आप देखा जाए कि अगर हम जो मॉरिशस का जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है जो मॉरिशस में, अगर हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं मॉरिशस डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इन मॉरिशस जो है उसके क्या क्या थीम्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वहाँ पे एक भोजपुरी डायस्पोरा है या आप इसका इंडेंचर्ड लेबर क्या उसका हिस्ट्री रहा है। उस तरीके थीम्स के बेसिस पे आप ट्राई कीजिएगा कि हर जो थीम्स है उसमें जो जो थिंकर्स हैं या जो भी ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं इसके पहले आर्टिकल से या जो भी उन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हैं उसको आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फिर आपका लिटरेचर रिव्यू में आप ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो थिंकर्स हैं या जो भी आपके ऑथर्स हैं उनको आप कवर कीजिए और ये भी आपका 2-3 पेज में आपका कवर होगा, ये जो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा। देन लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है आपका रिसर्च गैप। बेसिकली जो हमारा रिसर्च होगा, अगर हम कोई रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं इसके पहले भी ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम उसमें एक न्यू फील्ड में आप उसको एक नया टॉपिक लेकर आप उसको उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो उसके पहले भी उस पर कुछ काम हुआ होगा ऐसा उससे रिलेटेड।
उस काम में और आपके काम में क्या डिफरेंसेस है, आप जो काम पहले हुआ है उसमें क्या क्या ऐसी गैप रह गए हैं, क्या क्या ऐसा खामियां बोल सकते हैं वो बच गया है, जिसको आप एड्रेस करने वाले हैं अपने रिसर्च के ज़रिए। सो आप रिसर्च गैप में यही लिखेंगे, मान लीजिए कि जैसे इसमें आपको देखेंगे कि आफ्टर रीडिंग वेरियस वर्क्स ऑन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इज मॉरिशस, वी हैव सीन देयर आर सम रिसर्च गैप्स इन द स्टडी डन ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन डायस्पोरा रोल इन मॉरिशस। सो कंटेम्प्रेरी इंडियन डायस्पोरा का जो रोल है वो क्या है, वो रिसर्च में, इसके पहले वाले रिसर्च में एड्रेस नहीं किया गया है। सो इसको ये रिसर्च जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। सो दिस रिसर्च विल ट्राई टू fill the gap which will help the academicians, scholars and policy makers to study the impact of diaspora influencing the host countries' diplomacy and policies. This research will be based on the latest data because the time period of this study is 2000 to 2024. So आप एक ये भी बोल सकते हैं कि जो आप रिसर्च करने वाले हैं वो आप किस टाइम पीरियड में कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए मॉरिशस पर अगर पहले काम हो चुका है, सो मॉरिशस का क्या टाइम पीरियड हुआ है, अगर मान लीजिए कोई 1990s में उस टाइम पे अगर कोई रिसर्च हुआ है, बट उस टाइम का जो आपका जो आइडिया होगा और जो अभी का जो सिचुएशन होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। सो आप एक ये भी बोल सकते हैं, आप उसमें ये भी गैप डाल सकते हैं कि जो आप अभी रिसर्च करेंगे वो कंटेम्प्रेरी टाइम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगा, अभी के टाइम के लिए, इन द 21st सेंचुरी। और इन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे डिजिटल कैसे लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है, या जो आपका ग्लोबल सिनेरियो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, सो आप इसको भी लेकर उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर आपका रिसर्च गैप के बाद आता है रैशनल ऑफ द स्टडी, यानी रैशनल ऑफ द स्टडीज़ बेसिकली कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसके पीछे क्या आप उसका रैशनल है, यानी कि उसके पीछे उसका आपका क्या मोटिव है, आप उससे क्या फाइंड करना चाहते हैं अपने रिसर्च से। सो उसके बारे में भी आप हाफ पेज या 1-2 पेज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अगर हम पूछा जाए कि आपने अगर हमसे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं अगर वो पूछे कि आपने यही टाइम फ्रेम जो है आपका क्यों आपने लिया है, सो आप ये बता सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये टाइम फ्रेम मैंने क्यों लिया है। फॉर एग्जांपल दिस पीरियड includes global development in technology and communication that have enabled diaspora to maintain stronger ties with their countries of origin। यानी कि जो डायस्पोरा है, अगर मान लीजिए 1990s के टाइम पे अगर कोई रिसर्च हुआ है, सो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी या उस टाइम पे जो कनेक्शन था लोगों के बीच में या कम्युनिकेशन था वो उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाता है जैसा अभी है। अभी आप देखेंगे कि जो डायस्पोरा है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी कम्युनिकेशन उनका जो रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, उनके जो टाइज़ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं कि रैशनल क्या है आपका। फॉर एग्जांपल अगर रैशनल बताना हो कि टाइम पीरियड आपने क्यों चूज़ किया है तो आप उसका रैशनल भी वहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट होता है ड्यू में जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट होता है उसमें। सो कंसेप्चुअल मानी इसका मतलब आप सिंपल तरीके से समझे। सो आप जो रिसर्च करने वाले हैं, जो आपने जो प्रपोजल वहाँ पे दिया है, सबमिट किया है, उसमें आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं, आप अपने जो स्टडी करेंगे उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि हमने अगर डायस्पोरा की बात की है तो डायस्पोरा आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। सो हम उसमें डायस्पोरा आइडेंटिटी को कॉन्सेप्ट को लेकर हम उसको पहले डिफाइन करेंगे एक नॉर्मल से, जैसे इसमें डायस्पोरा आइडेंटिटी जनरली रिफर्स टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ यूनिक ग्रुप दैट शेयर्स अ कॉमन होमलैंड, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज। सो डायस्पोरा आइडेंटिटी इज इटसेल्फ अ कॉन्सेप्ट। सो ये जो आइडेंटिटी है, डायस्पोरा आइडेंटिटी, हम अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ये डायस्पोरा आइडेंटिटी होगा, या आपके जो भी आपके रिसर्च में जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो ब्रॉडर वे में वो आपका होगा। सेकेंड है आपका ट्रांसनेशनलिज्म। ये दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। इसमें आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट्स रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रोसेसेस बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। सो ये आपका एक सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा। थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज़, सेम आपका जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट्स। सो 3-4 आप उसमें कॉन्सेप्ट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, इसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यानी कि अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं सो उससे रिलेटेड या उसके आसपास कोई ऐसी थ्योरीज होंगी जो आपके रिसर्च के साथ ओवरलैप करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि इसमें अगर हम डायस्पोरा पे वर्क कर रहे हैं तो इसमें डायस्पोरा थ्योरी है, उसकी जो ये जो थ्योरी में जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं ये जो मेरे रिसर्च है उससे ओवरलैप कर रही हैं। सो मैं आगे ये बताऊंगा कि मैंने ये जो थ्योरी है डायस्पोरा थ्योरी, इसका भी यूज़ किया है अपनी स्टडी में और इसका भी रेफरेंस लेकर मैं आगे काम करूँगा। सेकंड है आपका सॉफ्ट पावर थ्योरी।
जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो डायस्पोरा होते हैं वो दे वर्क एज लाइक अ सॉफ्ट पावर, सो सॉफ्ट पावर थ्योरी भी आपका इसमें आ जाएगा। थर्ड है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी एक थ्योरी है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जो आप टॉपिक ले रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर डिफरेंट भी आपका अगर थ्योरी से ओवरलैप करता है सो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसी का थ्योरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस का ही थ्योरी होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, सो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंट इन देयर प्रेजेंटेशन। जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, और जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है वो एज अ क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाता है। ये दोनों आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ये भी ओवरलैप करते हैं कि टू एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सो ये कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखा जाए टू एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा ऑन मॉरिशियस डोमेस्टिक पॉलिसीज। सो ये जो है, और उसी तरीके से आपका जब आप रिसर्च क्वेश्चन भी देखेंगे, सो हाउ डज द इंडियन डायस्पोरा इम्पैक्ट मॉरिशियस फॉरेन रिलेशन बिटवीन द टाइम 2000 टू 2024 स्पेशली विथ इंडिया। सो ये कहीं ना कहीं होगा, बट आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने चाहिए एकदम, और जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस है वो भी एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो आपकी पूरी रिसर्च है वो रिसर्च क्वेश्चन के ही बेसिस पे आपको जज की जाएगी, और रिसर्च क्वेश्चन का ही आप आंसर उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी पीएचडी में। सो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन एकदम क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। ज़्यादा आप क्वेश्चन मत रखिएगा, ये नहीं कि 7-8 क्वेश्चन आपने डाल लिए हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर फिर आपको दिक्कत हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, मैक्सिमम 5 और 6, उससे ज़्यादा आप ट्राई कीजिएगा कि उससे ज़्यादा आपके रिसर्च क्वेश्चंस ना हो। क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है आपका हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस इज़ बेसिकली, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस बेसिकली अ टेंटेटिव आंसर टू योर क्वेश्चन, यानी कि जो आपने ये रिसर्च क्वेश्चन आप जो वहाँ पे लिख रहे हैं, जो आप वहाँ पे एड्रेस करना चाहते हैं अपने रिसर्च के माध्यम से, सो उसी का एक आंसर होगा। एग्जाम्पल मैं ये मान रहा हूँ कि जो इंडियन डायस्पोरा है मॉरिशस में, वो जो है वहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ या फॉरेन रिलेशन, उनको इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया। सो इस क्वेश्चन में मैं ये मानूंगा कि हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बेसिकली हाइपोथेसिस में भी आपको वही डालना है कि जो आप रिसर्च क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आपके मन, आप वो हिंदी में बोलते हैं पूर्वानुमान करना, कि आप पहले से क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या उसके टेंटेटिव आंसर क्या है आपका क्वेश्चन का। सो हाइपोथेसिस में वही आएगा। सो हाइपोथेसिस आप ये तो गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, जो आप पॉइंट्स हैं इसमें आप पॉइंट्स में ट्राई कीजिएगा कि पॉइंट्स में ना डालने के लिए आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में डालिएगा। एक सिंपल स्टेटमेंट डाल सकते हैं, और ट्राई कीजिएगा कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो सिर्फ एक ही रहे, एक से ज़्यादा ना रहे। आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिएगा 1, और अगर आपको 1 से 2 या 2 लिखने हैं तो आप ट्राई कीजिएगा कि उसी जो लाइन है उसी के साथ आप उसको कनेक्ट कर दें, यानी कि एक ही सेंटेंस में आप उसको फिनिश कर दें हाइपोथेसिस को। सो ट्राई कीजिएगा उसको पॉइंट्स के बेसिस पर ना लिख के, और आप उसको एक स्टेटमेंट सिंगल वर्ड में, सिंगल सेंटेंस में आप उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। फिर आता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। ड्यू में जैसा आप लोग उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है कि आपसे कितने, जो आपके इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो कितने लोग कितने प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपसे आपका मेथडोलॉजी पूछ लेते हैं कि आप कौन कौन से रिसर्च टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं। सो रिसर्च मेथडोलॉजी में भी आपको, आप ये मत एक सिंपल मत लिख के चले जाइएगा कि आई एम यूजिंग द मिक्सड मेथड अप्रोच, जिसमें क्वालिटेटिव भी होगा क्वांटिटेटिव भी होगा, और 2 लाइन में आपने खत्म कर दिया। सो DU बेसिकली डिमांड्स अ डिटेल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी इन देयर प्रपोजल। आप उनको बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप उसमें यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या आप उसमें टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं, आप कौन कौन से जो आपके सोर्सेस हैं वो कौन कौन से सोर्सेस यूज़ करने वाले हैं, प्राइमरी करने वाले हैं, सेकेंडरी करने वाले हैं, ये सब चीज़ें। तो आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी होगा वो काफ़ी डिटेल्ड में उसको वहाँ पे डिस्क्राइब कीजिएगा। 1 या 2 पेज करेंगे तो और अच्छी बात है, और आप उसको वहाँ पे एक पूरा डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा कि मैं क्या क्या इसमें जो मेथड्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करने वाला हूँ, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने वाला हूँ। सो इससे जो है वो आपका जो इंटरव्यूअर है उस पर काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपको नॉलेज है कि आपका जो
रिसर्च का जो काम है वो आप एकदम क्लियर लेके चल रहे हैं, आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे क्या करना है आगे पीएचडी में। टेंटेटिव चैप्टराइजेशन पे, सो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन बेसिकली जो आप मान लीजिए अगर कहीं आप किताब लिख रहे हैं तो आपकी जो बुक होगी उसके आप क्या क्या चैप्टर्स, उसको किस किस चैप्टर्स में आप डिवाइड करेंगे। सो पीएचडी इज़ बेसिकली अ थीसिस, उसमें भी आपके चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं वही आपको कहलाता है टेंटेटिव चैप्टर्स, कि हमने क्या क्या वहाँ पे प्रपोज्ड चैप्टर्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल पहला आपका क्या होगा, किसी बुक में इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 2 ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन मॉरिशस, फिर आपका चैप्टर 3 आएगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा ऑन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऑफ मॉरिशस। इसी तरीके से आप चैप्टर अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 चैप्टर रखें, 4 5 6 चैप्टर मैक्सिमम काफ़ी है अपने आपके पीएचडी थीसिस के लिए। सो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन इज़ बेसिकली नॉर्मल थिंग, मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम एंटीसिपेटेड चैलेंजेस। एंटीसिपेटेड चैलेंजेस बेसिकली कि अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपका प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, सो आपको क्या क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे, आपको क्या क्या लगता है कि उसमें आपको वो चैलेंजेस का वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस दिस चैलेंजेस। सो जैसा कि फर्स्ट आपका इसमें जैसे डाटा एक्सेसिबिलिटी, कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, सो डाटा एक्सेसिबिलिटी, डाटा का मिलना सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि आप कैसे वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। सो वो आपको उसमें बेसिकली मेजर हिंड्रेंस आपका डाटा का ही होता है कि आपको डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आप कोई हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हैं बट उसका जो आर्काइव्स है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या आप ऐसे रीजन में वहाँ पर रिसर्च करना जा रहे हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो रिसर्च के लिए उतना कंड्यूसिव नहीं है, सो आप कैसे वहाँ के डाटा को कलेक्ट करेंगे। सो ये एक मेजर चैलेंज आता है। दूसरा है आपका पार्टिसिपेंट सेंसिटिविटी। पार्टिसिपेंट सेंसिटिविटी मतलब कि अगर मान लीजिए आप अगर कोई किसी से प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको उनके पास जाके उनसे डाटा लेना होगा। बट कभी कभी ये होता है कि जो आप रिसर्च करने के लिए जो आप डाटा ढूंढने जाते हैं वो लोगों से, या आप उनका इंटरव्यू लेंगे या आप उनसे सर्वे करवाएंगे या क्वेश्चनर करवाएंगे, सो वो लोग रेडी नहीं होते हैं अपने जो व्यूज़ हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके वो हेजिटेट करेंगे एक्सप्रेस करने में अपने व्यूज़, ओपिनियन फ्रीली। अगर उनको अगर अपने लाइफ की अगर कोई उनको कंसर्न होगा या उनको सिक्योरिटी का अपना इशू होगा तो वो नहीं बताएंगे आपको, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपको रिसर्च का जो भी डाटा होगा वो फ्रीली नहीं बता पाएंगे आपको। सो ये भी काफ़ी एक चैलेंज आता है रिसर्च के टाइम पे आपका। फिर जो थर्ड है इसमें जैसे लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो भी आप रिसर्च करने वाले हैं उसके रिसोर्सेज का लिमिटेशन होगा, ये तो हमेशा रहता ही है। सो अब इसमें चैलेंजेस में कुछ चीज़ें जो होंगी वो कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे डाटा का है, डाटा एक्सेसिबिलिटी का वो आपका होगा। पार्टिसिपेंट सेंसिटिविटी अगर आपका प्राइमरी रिसर्च है तो वो भी होगा। फिर जनरेशनल डिफरेंसेस, ये एक इसी रिसर्च के लिए है बट ज़रूरी नहीं हो कि आपके रिसर्च में ये वैलिड हो। सो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं कि क्या क्या आपके में चैलेंजेस आने वाले हैं। वो उसमें कोई ऐसा टफ काम नहीं है, ये आप इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि मुझे क्या क्या अपने रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और मुझे कैसे वो चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डाटा चाहिए, क्या क्या आर्काइव्स चाहिए। सो इसमें आपको ये जो आपके चैलेंजेस है वो आसानी से आपको पता चल जाएंगे। फिर आपका आता है लास्ट में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, सो रेफरेंसेस यही आपका आप इसमें ट्राई कीजिएगा कि जो आपके रेफरेंसेस होंगे वो APA 7, जैसे मैंने आपको बताया APA 7 फॉलो कीजिएगा आप। रेफरेंसेस ये पूरे जो फॉर्मेट है ये प्रपोजल का वो APA 7 ही है। सो APA 7 फॉर्मेट आप जो एक उसकी नॉर्मल सी बुक भी आती है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मिल जाएगी आपको APA 7 का। सो उसमें आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे आपको रेफरेंसेस कैसे यूज़ करने हैं, कैसे आपको उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे आप किसी इंटेक्स्ट साइटेशन करना है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो वैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल A है, सो A to Z करके ऐसा आपका रेफरेंसेस दिया रहेगा। जैसे A से अंशु, फिर B, फिर ऐसे कर करके आप जाते जाएंगे नीचे तो आपको दिख जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, C है, फिर D है। सो बेसिकली यही है आपका। और ट्राई की जगह जो आप रिसर्च बना रहे हैं, आप जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसका जब आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, एक लाइन भी लिख रहे हैं तो उसका रेफरेंस डालिए वहाँ पे। ठीक है, रेफरेंस डालने में कोई शर्म की बात नहीं है, जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतना बेटर है।
और रेफरेंसेस डालने से ये भी होता है कि आप पे ज़्यादा प्लेजरिज्म वगैरह का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे बेसिकली मेंशन किया है ये चीज़ें कि मैंने यहाँ से इनकी बातें को रखा है वहाँ पे। ठीक है, सो ट्राई कीजिएगा कि जो आपके रेफरेंसेस है वो एकदम क्लियर हो, और जितने ज़्यादा रेफरेंसेस हो उतना बेटर है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपने किताब का यूज़ नहीं किया है या आपने जो भी सोर्सेज का यूज़ नहीं किया है आप ज़बरदस्ती अपने रेफरेंसेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे उसको मेंशन कर दे रहे हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपके जो इंटरव्यू लेने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड में। सो आपके रेफरेंसेस कितने प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपका रेफरेंस ही देखते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट रेफरेंस से ही पूछ लेंगे आपके कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है, आप इस बुक के बारे में बताइए। सो एक चीज़, जो भी चीज़ें आप ये रिसर्च प्रपोजल में मेंशन कर रहे हैं वो एक एक लाइन जो आप लिख रहे हैं वो काफ़ी कॉशियस होकर लिखिएगा, काफ़ी सावधानी से लिखिएगा, ताकि वो आपको इंटरव्यू में जाकर वो एक आपके सामने एक डिफ़िकल्टी ना पैदा कर दे। ठीक है, सो ये आपका बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस है लास्ट में, और इसी के साथ आपका जो प्रपोजल होगा वो एंड हो जाएगा। आपका काफ़ी एक डाउट होता है कि आप रिसर्च प्रपोजल कितने पेजेस का बनाना चाहिए। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने पेजेस का ही बनाना चाहिए, बट जनरली आपका अगर रिसर्च प्रपोजल आप कितना भी कम करके बनाएंगे तो 10-12 पेजेस से कम आपका रिसर्च प्रपोजल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो और ये जो आपका प्रपोजल है इसका मैं आपको PDF हो सके तो शेयर कर दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है द एकेडमिक रूट। आप टेलीग्राम में या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी होगा, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप लोग प्रपोजल बनाइए, अब लग जाइए, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जल्द ही आपका जो ब्रोशर है DU का वो आने वाला है, और उसके लिए आपको और वहाँ पे अपलोड भी करना होता है, किसी डिपार्टमेंट में आपको जो प्रपोजल वहाँ पे अपलोड करना होता है। सो ट्राई कीजिएगा कि इसके जो आपके पास टाइम है उसमें आप पहले से ही अपना प्रपोजल है वो कंप्लीट करके रख लें और इसके बारे में पढ़ना और स्टार्ट कर दें। चलिए, तो फिर ऑल द बेस्ट सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।